हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, अगर आप दिव्यांगजन हो या नॉन दिव्यांगजन हो तो आज आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी भर्ती के बारे में बताने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, ये भर्ती है एसबीआई बैंक में और ये परमानेंट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है और यहाँ पर सैलरी बहुत अच्छी है। मतलब 48 से 50 हज़ार से आपकी सैलरी शुरू होती है और उसके बाद में आपकी सैलरी यहाँ पर 50 से 90 हज़ार तक पहुँच जाती है। तो यहाँ पर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और इसमें दिव्यांगजनों की भी बहुत सारी पोस्टें हैं। कुछ पोस्ट बैकलॉग की भी है और रेगुलर पोस्टें तो है ही। तो इसमें अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। इससे रिलेटेड मैं सब कुछ बताने वाला हूँ। क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कितनी फीस लगेगी दिव्यांगजनों की या नॉन दिव्यांगजनों की, और इसके अलावा कहाँ पर किस स्टेट में दिव्यांगजनों की कितनी पोस्टें हैं, और स्क्राइब रोल्स क्या है, सेंटर आपको कहाँ मिलेगा, ये सारी चीज़ें देखने के लिए आप इस वीडियो में आखिर तक बने रहना। और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना और मेरा एक काम ज़रूर कर देना, अपने दिव्यांग साथियों तक, आप जिस भी ग्रुप में जुड़े हुए हो उस ग्रुप में इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना और लाइक भी ज़रूर करना। चलो हम लोग शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखते हैं एसबीआई बैंक में जो भर्ती निकली हुई है उससे रिलेटेड क्या नियम है, क्या कानून है और दिव्यांगजनों की कहां पर कितनी सीटें हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं। देखो दोस्तों, एसबीआई में जो ये भर्ती निकली है वो है सर्कल बेस्ड ऑफिसर की, यानी सीबीओ की। और यहाँ पर अगर आपके पास में ग्रेजुएशन है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसके फॉर्म फिल होना शुरू हो गए हैं 29 जनवरी 2026 से और आपको ये याद रखना है कि इसके फॉर्म 18 फरवरी 2026 तक ही भरे जाएंगे। मतलब आपके पास में 10-12 दिन का टाइम और है। इसके फॉर्म ज़रूर से ज़रूर फिल कर दो अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है। सबसे अच्छी बात यह है कि 18 फरवरी तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे और मार्च में ही इसका पेपर हो जाएगा। इसका एक ही एग्ज़ाम होगा, 2 एग्ज़ाम इसके नहीं होंगे, बस एक एग्ज़ाम होगा और उसके बाद में आपका इंटरव्यू होगा और उसके बाद में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। देखो दोस्तों, सिलेक्शन प्रोसेस जो रहेगा, सबसे पहले आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, उसके बाद में आपके डॉक्यूमेंटेशन होगा, मतलब उसमें स्क्रीनिंग होगी, आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह मंगाए जाएंगे। उसके बाद में आपका इंटरव्यू हो जाएगा और जहां पर ज़रूरत होगी वहां पर लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी कराया जाएगा। मतलब अगर आप ऐसे स्टेट से अप्लाई करते हो जहाँ की लैंग्वेज आपकी मार्कशीट पर, हाई स्कूल की मार्कशीट पर या इंटर की मार्कशीट पर नहीं लिखी हुई है तो फिर आपको लोकल लैंग्वेज टेस्ट देना होगा। अगर आपकी मार्कशीट पर जिस स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हो वहाँ की लैंग्वेज लिखी हुई है तो फिर आपको ये देना नहीं पड़ेगा, बस आपका सिलेक्शन हो जाएगा। चलो सबसे पहले हम देखते हैं किस सर्कल में या किस स्टेट में दिव्यांगजनों की कितनी पोस्टें हैं और किनकी पोस्टें यहाँ पर नहीं है। सबसे पहले अगर हम अमरावती आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर वीआई वालों की, वीआई मतलब वो टोटली ब्लाइंड हो या लो विजन हो, उनकी यहाँ पर एक पोस्ट है। एचआई वालों की यहाँ पर एक पोस्ट है और एलडी मतलब लोकोमोटर डिसेबल्ड की भी यहाँ पर एक पोस्ट है और अदर डिसेबल्ड जो है उनकी भी यहाँ पर एक पोस्ट है। ये रेगुलर पोस्ट है। इसके अलावा यहाँ पर बैकलॉग की पोस्ट भी है, तो बैकलॉग में केवल अदर दिव्यांगों की बैकलॉग की पोस्ट है, बाकी और किसी की नहीं है। दोस्तों, बैकलॉग पोस्ट वो होती है जो पिछली बार नोटिफिकेशन आया था उसमें ये वैकेंसी फुल नहीं हो पाई होगी, बच गई होगी, तो उनको एज इट इज़ निकाल दिया गया है। इसके बाद में अगला जोन है यहाँ पर बेंगलुरु कर्नाटक। तो यहाँ पर वीआई वालों की 2 पोस्ट है, एचआई वालों की भी यहाँ पर 2 पोस्ट है और लोकोमोटर डिसेबल्ड की भी 2 है और अदर दिव्यांगों की भी यहाँ पर 2 पोस्ट है। बैकलॉग में वीआई वालों की यहाँ पर 5 पोस्ट है, एचआई वालों की यहाँ पर 7 पोस्ट है, बाकी लोकोमोटर डिसेबल्ड की तो नहीं है और अदर वालों की यहाँ पर 2 पोस्ट है। तो आप समझ सकते हो, जैसे वीआई वालों की रेगुलर में 2 है और बैकलॉग में 5 है, 5 2 7 पोस्टें यहाँ पर है वीआई वालों की बेंगलुरु में। इसी तरीके से एचआई वाले भी अपनी ऐड करके देख लेंगे और लोकोमोटर डिसेबल्ड की भी यहाँ पर तो नहीं है बैकलॉग में, पर अदर डिसेबल्ड की है। फिर उसके बाद में अगला जोन है यहाँ पर भोपाल मध्य प्रदेश और चंडीगढ़, यहाँ 2 सर्कल की पोस्टें हैं। तो इसमें वीआई वालों की एक पोस्ट है, एचआई वालों की भी एक है, लोकोमोटर डिसेबल्ड की भी एक है और अदर वालों की भी यहाँ पर एक पोस्ट है। बैकलॉग में यहाँ पर केवल एचआई वालों की है, बाकी और किसी की नहीं है। फिर अगला है यहाँ पर भुवनेश्वर उड़ीसा, यहाँ पर वीआई वालों की एक है, एचआई वालों की भी एक है और लोकोमोटर डिसेबल्ड की भी यहाँ पर एक है और अदर वालों की भी यहाँ पर एक है। बैकलॉग में यहाँ पर केवल एचआई वालों की है, 3 पोस्टें हैं। दोस्तों, फिर इसके बाद अगला है चंडीगढ़, जिसमें लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब तीनों को शामिल किया गया है। तो यहाँ पर वीआई वालों की 2 पोस्ट है, एचआई वालों की एक है, लोकोमोटर डिसेबल्ड की एक है और अदर वालों की भी यहाँ पर एक पोस्ट है। बैकलॉग में यहाँ पर केवल वीआई वालों की एक पोस्ट है। फिर अगला है यहाँ पर चेन्नई, जिसमें तमिलनाडु और
पौंडीचेरी को शामिल किया गया है। यहाँ पर वीआई वालों की 2 पोस्ट है, एचआई वालों की 2 पोस्ट है, लोकोमोटर डिसेबल्ड की 2 है और अदर वालों की यहाँ पर 1 पोस्ट है। बैकलॉग में भी यहाँ पर वीआई की 1 पोस्ट है, एचआई वालों की 2 पोस्ट है, एलडी वालों की यहाँ पर 1 पोस्ट है और अदर वालों की यहाँ पर 2 पोस्ट है। इसके बाद में अगला है गांधीनगर, जिसमें गुजरात, दादर एवं नगर हवेली और दमन और दीव। यहाँ पर वीआई वालों की 2 पोस्ट है, एचआई वालों की 2 है, लोकोमोटर डिसेबल्ड की भी 2 है और अदर वालों की भी यहाँ पर 2 पोस्ट है। बैकलॉग में वीआई वालों की 1 है और एचआई वालों की यहाँ पर 6 बची हुई है, एलडी वालों की यहाँ पर नहीं है और अदर डिसेबल्ड की भी यहाँ पर 6 पोस्ट है। दोस्तों फिर इसके बाद में अगला है गुवाहाटी। यहाँ पर वीआई वालों की 1 पोस्ट है, एचआई वालों की 1 है, एलडी वालों की भी 1 है, अदर वालों की यहाँ पर नहीं है। बैकलॉग में वीआई की 3 है, एचआई की 3 है, एलडी की नहीं है और अदर की भी यहाँ पर नहीं है। फिर इसके बाद में आता है हैदराबाद तेलंगाना। यहाँ पर वीआई वालों की 1 पोस्ट है, एचआई वालों की भी 1 है, एलडी वालों की भी और अदर वालों की भी 1-1 पोस्ट है। यहाँ पर बैकलॉग की पोस्टें नहीं है। फिर इसके बाद में है जयपुर राजस्थान। यहाँ पर वीआई वालों की 2 है और एचआई वालों की 1 है, एलडी और अदर वालों की भी 1-1 पोस्ट है। बैकलॉग में अगर हम देखें तो यहाँ पर वीआई वालों की तो नहीं है, एचआई वालों की 5 पोस्ट है, एलडी वालों की भी नहीं है और अदर वालों की 4 पोस्ट है। फिर इसके बाद में अगला है कोलकाता, जिसमें वेस्ट बंगाल, अंडमान निकोबार आइसलैंड और सिक्किम को शामिल किया गया है। यहाँ पर वीआई वालों की 2 है, एचआई वालों की और लोकोमोटर डिसेबल्ड की और अदर की भी यहाँ पर 2-2 पोस्टें हैं। बैकलॉग में वीआई वालों की और एचआई वालों की 3-3 पोस्ट है, एलडी की 2 पोस्ट बची हुई है और अदर डिसेबल्ड की यहाँ पर 3 पोस्टें हैं। फिर इसके बाद में अगला है लखनऊ उत्तर प्रदेश। यहाँ पर वीआई वालों की और एचआई वालों की, एलडी वालों की और अदर डिसेबल्ड की सबकी 2-2 पोस्टें हैं। बैकलॉग में यहाँ पर केवल अदर की 1 पोस्ट है। फिर इसके बाद में है महाराष्ट्र। यहाँ पर भी सभी दिव्यांगों की, वो एचआई हो, वीआई हो, एलडी हो, अदर हो, सबकी 2-2 पोस्टें हैं और यहाँ पर बैकलॉग में पोस्ट नहीं है। फिर इसके बाद अगला है मुंबई मेट्रो। यहाँ पर वीआई वालों की और एचआई वालों की 2-2 पोस्टें हैं, एलडी और अदर वालों की 1-1 पोस्ट है। बैकलॉग में यहाँ पर वीआई की, एचआई की और एलडी की 2-2 पोस्टें बची हुई है और अदर वालों की भी यहाँ पर 1 पोस्ट है। दोस्तों इसके बाद में अगला है यहाँ पर न्यू दिल्ली, जिसमें इन्होंने दिल्ली, उत्तराखंड, हरियाणा और उत्तर प्रदेश को शामिल किया है। इसमें वीआई वालों की और एचआई वालों की, एलडी वालों की, अदर वालों की सभी की 1-1 पोस्टें हैं। बैकलॉग में यहाँ पर केवल अदर की 1 पोस्ट है। फिर इसके बाद में तिरुवनंतपुरम, जिसमें केरल और लक्षद्वीप स्टेट को शामिल किया गया है। ये अलग अलग सर्कल के हिसाब से होता है। यहाँ पर वीआई की और एचआई की 1-1 पोस्ट है, लोकोमोटर की और अदर की यहाँ पर पोस्ट नहीं है। बैकलॉग में वीआई की 2 पोस्ट है, एचआई वालों की 1 है और लोकोमोटर डिसेबल्ड की तो नहीं है, अदर डिसेबल्ड की यहाँ पर 1 पोस्ट है। इस तरीके से दोस्तों अगर हम टोटल पोस्टों की बात करें तो 2050 पोस्ट है, जिसमें वीआई वालों दिव्यांगों की अगर हम बात करें सभी स्टेट में मिलाकर तो 25 पोस्ट है वीआई वालों की और एचआई वालों की टोटल 23 पोस्ट है, लोकोमोटर डिसेबल्ड की टोटल 21 पोस्ट है और अदर डिसेबल्ड जिसमें एएसडी वगैरह आते हैं उनकी यहाँ पर 19 पोस्टें हैं। अगर हम बैकलॉग में भी बात करें तो वीआई वालों की 18 पोस्टें हैं और एचआई वालों की सबसे ज़्यादा 34 पोस्टें हैं। इसके अलावा लोकोमोटर डिसेबल्ड की 5 पोस्ट है और अदर डिसेबल्ड की भी यहाँ पर 22 पोस्ट है। तो इस हिसाब से आप लोगों की पोस्ट बहुत ज़्यादा हो गई, मतलब ठीक ठाक है। जैसे वीआई वाले हैं तो उनकी रेगुलर में 25 है और 18 जो है वो बैकलॉग में है, तो 18 प्लस आप ऐड करके देख लेना। और इसी तरीके से एचआई वालों की रेगुलर में 23 है और बैकलॉग में 34 है, तो ये भी आप ही की है, एचआई वाले ही अप्लाई कर सकते हैं इस पर। तो 23 और 34 आप ऐड कर लेना। फिर इसी हिसाब से लोकोमोटर डिसेबल्ड की रेगुलर में 25 है, बैकलॉग में 5 है, इसको आप ऐड करके देख लेना। फिर इसी तरीके से अदर डिसेबल्ड की 19 रेगुलर में है और बैकलॉग में भी 22 पोस्टें हैं, तो आप इनको ऐड करके देख लेना। मतलब ठीक ठाक पोस्टें हैं आप लोगों के लिए। दोस्तों अब यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन कौन डिसेबल्ड है जो अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप कैटेगरी ए में है, मतलब विजुअली इंपायर्ड है, तो आप टोटली ब्लाइंड हो या लो विजन हो, अप्लाई कर सकते हो। अगर आप एचआई कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो उसमें केवल हार्ड ऑफ हियरिंग अप्लाई कर सकते हैं, मतलब यहाँ पर डेफ वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा एलडी कैटेगरी में यानी लोकोमोटर डिसेबल्ड में या ओएच कैटेगरी कह दो, उसमें अगर किसी के एक हाथ में दिक्कत है या दोनों हाथों में दिक्कत है या एक पैर में दिक्कत है या दोनों पैरों में दिक्कत है या एक हाथ एक पैर में दिक्कत है, या अगर आप सीपी वाले भी हैं या लेप्रोसिक्योर, डाउन सिंड्रोम, एसिड अटैक या एसडी एसआई वाले हैं, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। अदर डिसेबल्ड में अगर आप ऑटिज्म वाले हो, मतलब
ऑटिज्म माइल्ड वाले हो तो अप्लाई कर सकते हो, और मल्टीपल डिसेबल्ड वाले भी हो तो भी अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों अगर आपका सर्टिफिकेट टेम्परेरी बना है तो भी आप अप्लाई कर देना, अगर आपका सर्टिफिकेट वैलिड है तो, मतलब एक्सपायर नहीं हुआ है तो आप इसमें अप्लाई कर देना। यहाँ पर ऐसा मुझे लिखा हुआ नहीं दिखा, बाकी आप इसको भी एक बार पढ़ सकते हो। परमानेंट वाले तो कर ही सकते हैं, अगर आपका वैलिड है और टेम्परेरी है तो भी आप चाहो तो अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर किसी प्रकार की कोई फीस नहीं लगेगी अप्लाई करने में। यहाँ पर एज जो है वो 21 वर्ष से 30 वर्ष के बीच में मांगी गई है, मतलब 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और 30 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन दिव्यांगजनों को एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अगर आप दिव्यांगजन है और SC/ST से बिलोंग करते हो तो आपको 15 इयर्स की छूट मिलेगी। अगर आप दिव्यांगजन हो और OBC से बिलोंग करते हो तो 13 वर्ष का रिलैक्सेशन मिलेगा। और अगर आप दिव्यांगजन है और जनरल या EWS से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पर 10 इयर्स का एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। यहाँ पर फॉर्म फिल करने में अगर हम बात करें तो अगर आप जनरल, EWS, OBC वाले हैं तो आपकी 750 रुपये फीस लगेगी। लेकिन अगर आप SC/ST या PWBD मतलब दिव्यांगजन हैं तो आपकी यहाँ पर किसी प्रकार की कोई फीस नहीं लगेगी। बाकी दोस्तों सेंटर आप अपने हिसाब से कहीं भी ले सकते हो, जहां आप अप्लाई कर रहे हो या जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हो आप अपने आसपास भी इसमें सेंटर चूज़ कर सकते हो। फॉर्म फिल करने में आपसे प्रेफरेंस मांगी जाएगी तो आप अपने हिसाब से सेंटर दे देना। देखो यहाँ पर सभी स्टेट में, लगभग किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो सभी स्टेट में आपको सेंटर मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ पर इसके सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूँ, मतलब आपका सिलेक्शन किस तरीके से होगा, तो सबसे पहले तो आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा जो ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है, जिसमें आपसे इंग्लिश लैंग्वेज के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के होंगे पूछे जाएंगे। फिर बैंकिंग नॉलेज के क्वेश्चन पूछे जाएंगे 40 ही मार्क्स के होंगे। और जनरल अवेयरनेस और इकोनॉमी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे 30 मार्क्स के होंगे। और कंप्यूटर एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 20 मार्क्स के होंगे। टोटल क्वेश्चन यहाँ पर 120 पूछे जाएंगे जो 120 मार्क्स के होंगे। इसके लिए 2 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा। सभी सेक्शन के लिए टाइम अलग अलग होगा, जैसे इंग्लिश के लिए 30 मिनट, बैंकिंग के लिए 40 मिनट और जनरल अवेयरनेस के लिए 30 मिनट और कंप्यूटर के लिए 20 मिनट। बाकी जो दिव्यांग साथी ऐसे हैं जिनको स्क्राइब या एक्स्ट्रा टाइम की ज़रूरत होगी उनको 20 मिनट 1 घंटे के हिसाब से 20 मिनट एक्स्ट्रा दी जाएगी। इसके बाद में आपका यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी होगा जो 30 मिनट का होगा, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज से लेटर राइटिंग और एस्से राइटिंग ये पूछे जाएंगे। मतलब ये 2 क्वेश्चन हो गए जो 50 मार्क्स के हो गए, इसको भी क्वालिफाइड करना बहुत ज़रूरी है। बाकी जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उसमें किसी प्रकार की कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ठीक है। ये क्वालिफाइड करने के बाद में, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वालिफाइड कर लेंगे, फिर उसके बाद में डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी उसी दिन होगा आपका, वो भी क्वालिफाइड कर लेंगे आप। तो फिर उसके बाद में आपकी स्क्रीनिंग होगी। स्क्रीनिंग में डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपके सब सही पाए जाएंगे। फिर उसके बाद में आपका इंटरव्यू होगा। फिर अगर ज़रूरत पड़ेगी तो लोकल लैंग्वेज टेस्ट होगा। फिर उसके बाद में आपका फाइनल सिलेक्शन, मेरिट आ जाएगी, फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ पर देखो अगर सैलरी की बात करें तो 48,480 शुरुआत में ही आपका बेसिक पे रहेगा ये। फिर उसके बाद में ये बढ़ते बढ़ते 85,920 तक आपकी सैलरी पहुंच जाती है। अगर हम यहाँ पर क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपने अगर किसी भी स्ट्रीम में या किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है, मतलब आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, वो कुछ भी किया हो ग्रेजुएशन में, आपने BA किया हो, BCom किया हो या जो भी कोर्स ग्रेजुएशन में आते हैं, आपने ग्रेजुएशन में कुछ भी किया हो, BSc किया हो, कुछ भी, मतलब बस आपने ग्रेजुएशन किया हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। किसी भी यूनिवर्सिटी से किसी भी स्ट्रीम में आपने किया हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। बाकी दोस्तों जो दिव्यांग साथी ऐसे हैं जिनको स्क्राइब की आवश्यकता होती है, आवश्यकता पर ध्यान दिया करो। यहाँ पर ऐसा नहीं कि कोई भी ले जाकर स्क्राइब को बैठ जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं। जिन लोगों को स्क्राइब की आवश्यकता होती है, जैसे टोटली ब्लाइंड है जो नहीं देख सकते, या लो विज़न है जिनको स्क्रीन पर नहीं वो अपना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते, या CP वाले हैं जो माउस नहीं चला सकते, या किसी के दोनों हाथ नहीं है, या किसी का एक हाथ नहीं है दूसरे हाथ में भी प्रॉब्लम होती है चलाने में, तो इस तरीके से जो दिव्यांग साथी होते हैं जिनको लिमिटेशन है लिखने में या पेपर करने में, वही स्क्राइब ले सकते हैं। उनको एक्स्ट्रा टाइम भी दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई सोचे कि हम बिना बात के ऐसे ही स्क्राइब लेकर बैठ जाएंगे तो बैंक बहुत सख्त होता है, बाद में भी आपको निकाल सकते हैं। ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है आप लोगों को।
तो इसलिए जितने भी ऐसे एलिजिबल दिव्यांग साथी है जिनको आवश्यकता है सही में स्क्राइब की, तो वो अपना स्क्राइब ले सकते हैं। ज्यादातर तो बैंक में कहते हैं कि आप अपना ही स्क्राइब लेकर आना, अगर आप एलिजिबल है तो अपनी कॉस्ट पर और अपने बिहाफ पर ही लेकर आना, तो आप अपना ले जा सकते हो। क्वालिफिकेशन वगैरह देख लेना, उसकी क्वालिफिकेशन आपसे कम होनी चाहिए और जिस स्क्राइब को आप लेकर जाएंगे उसने इस वाली पोस्ट के लिए खुद ने अप्लाई न किया हो। ये सारी कंडीशन यहाँ पर लिखी हुई है, आप चाहो तो इसको आराम से पढ़ भी सकते हो। बाकी दोस्तों मुझे उम्मीद है कि मैंने इस वीडियो में सब कुछ बता दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक करना, शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलता हूँ फिर किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।